हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। आज से मैं एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको हमेशा कन्फ्यूजन में रखते हैं और आपको हमेशा ही कन्फ्यूज करते हैं। ठीक, ये जल्दी याद नहीं होते पहला, और अगर एग्ज़ाम्स में आ गए तो इनसे कन्फ्यूजन पैदा होना तय है। हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो खैर, इसी प्रकार का मैं टॉपिक आने वाले समय में भी लेकर के आऊँगा। तो अगर आप ये वीडियो शुरुआत में देख रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, खासकर बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है केवल बिहार के एग्ज़ाम के लिए, आप इस टॉपिक को किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले बिहार के आगामी परीक्षाओं की, जो कि है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, और एक और एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है 20,000 का, वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 20,000। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के लिए आपको यह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जल्द से जल्द इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं जो आपके लिए हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके अंग्रेजी नाम से। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी। और अनुसूचित जनजाति जो है इसको कहते हैं अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी। तो आने वाले जितने भी है ना, जितने भी जानकारी मैं आपको दूंगा उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यानी अनुसूचित जाति को एससी लिखूंगा और अनुसूचित जनजाति को एसटी लिखूंगा। आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में रिपीट करता रहूंगा कि एससी और एसटी क्या क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो पहला है अनुच्छेद 15 का 4, दूसरा 16 का 4, तीसरा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 का ए, अनुच्छेद 335, और उसके अलावा ये तो अनुच्छेद हो गए, उसके अलावा दो अनुसूचियां भी हैं जिनका संबंध अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है। एक है अनुसूची 5 और एक है अनुसूची 6। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं आज का ज्ञान। अनुच्छेद 15 का 4, तो इसमें क्या कहता है? कहता है कि राज्य, ठीक है, राज्य एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, एक बार फिर बता दूं कि अनुच्छेद 15 का 4 में क्या है कि राज्य एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि एक शब्द आया है राज्य। ठीक है, या राज्य, ये राज्य का मतलब यहाँ कोई भारत का कोई स्टेट यानी कि राज्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है राज्य का मतलब इंडिया यानी कि कंट्री, है ना, इंडिया के बारे में, भारत के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का संघ है और संविधान में राज्य शब्द की चर्चा ही की गई है, देश शब्द की चर्चा कहीं पर नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ राज्य का अर्थ है भारत के बारे में। ठीक, तो अनुच्छेद 15 का 4 क्या कहता है कि राज्य एससी और एसटी के लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। किस मामले में? अच्छा, अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी के संदर्भ में यहाँ विशेष प्रावधान की बात की जा रही है। अगला है अनुच्छेद 16 का 4। तो अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहता है? कहता है कि सरकारी नौकरी में, ठीक है, सरकारी नौकरी में एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी के लिए, है ना, आरक्षण का प्रावधान। किसका प्रावधान? आरक्षण का प्रावधान। तो सरकारी नौकरी में एससी और एसटी के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16 के 4 के तहत है। अगर ऑप्शंस में अनुच्छेद 16 का 4 ना दिया हो, केवल अनुच्छेद 16 दिया हो, तो बिल्कुल आंसर सही होगा आपका। इसी अनुच्छेद के तहत आपको ओबीसी को भी क्या मिलता है? आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 16 में ही ओबीसी का भी आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो एससी को कितना आरक्षण है आपको पता होना चाहिए और एसटी को कितना आरक्षण है। तो आपको बता दें, एससी के लिए
15% का आरक्षण है, 15.5%, और एसटी के लिए है 7.5% का आरक्षण। ओबीसी के लिए हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ओबीसी के लिए जो परसेंटेज है वो है 27%, कि ओबीसी को ये परसेंटेज आरक्षण का कैसे मिला, किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, कौन सी समिति द्वारा या किस आयोग द्वारा दिया गया, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो एससी के लिए 15.5% और एसटी के लिए 7.5% का आरक्षण है सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16 का 4 के तहत। अगला है अनुच्छेद 17, ये सभी लोगों को मालूम है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 सबसे आसान है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। तो इसके तहत जितने भी लोग हैं एससी और एसटी से संबंधित, उनके संबंधित है कि छुआछूत है ना, भेदभाव, ये सब अनुच्छेद 17 में उनके तहत उनको संरक्षण प्रदान है। अगला एक अनुच्छेद जो मिस कर गए थे, अनुच्छेद 46, जिसके अंदर एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रावधान किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रावधान किया गया है उसको बढ़ावा देने के लिए। मतलब एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शैक्षणिक और आर्थिक, ठीक है, आर्थिक बढ़ावा अनुच्छेद 46 के तहत दिया गया है। ये हम लोगों ने मिस कर दिया था, बीच में एक अनुच्छेद छोड़ दिया था। अच्छा, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद है जो एससी एसटी के हितों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 46। इसको हम लोगों ने मिस कर लिया था बीच में, जब हम लोग शुरुआत में अनुच्छेद बता रहे थे। ठीक है, है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 44 कहता है कि एससी और एसटी के क्षेत्र का प्रशासन, क्या कहता है? एससी और एसटी के क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्र का प्रशासन। ठीक, तो एससी और एसटी के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 244। एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 244। अच्छा, एससी और एसटी के क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा कि एससी और एसटी के क्षेत्र का निर्धारण जो है वह राष्ट्रपति करता है। एससी और एसटी के क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और उनके क्षेत्र का प्रशासन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 244। अगला है अनुच्छेद 330। क्या कहता है अनुच्छेद 330? तो अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में एससी और एसटी का लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण, याद रखेंगे। अनुच्छेद 330 में क्या है? तो लोकसभा में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण मौजूद है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण कितना दिया गया है? तो लोकसभा में कुल आरक्षित सीट की संख्या 131 है। ठीक, जिसमें से एससी के लिए और एसटी के लिए बंटवारा किया गया है। एससी के लिए है आपका 87, माफ कीजिएगा, ठीक है, एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए है 47। कुल मिला के 131, जिसमें एससी के लिए लोकसभा में 84 और एसटी के लिए कितना? तो 47। अच्छा, लोकसभा में कुल आरक्षित सीट यानी एससी और एसटी मिला करके 131 है। तो बताएंगे कि बिहार के लिए, है ना, बिहार के लिए एससी और एसटी के सीट का आरक्षण, ठीक है, किसके लिए? तो लोकसभा के लिए कितना है? तो याद रखेंगे बिहार के लिए एससी और एसटी के सीट का आरक्षण लोकसभा के लिए एक भी सीट का नहीं है। यानी एक भी सीट लोकसभा में बिहार से संबंधित नहीं है जो कि आरक्षित हो एससी और एसटी के लिए। याद रहेगा। चलिए, तो लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण कितना है? 131, जिसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। बिहार में एससी एसटी के लिए सीट का आरक्षण लोकसभा के लिए कितना है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, लोकसभा में सर्वाधिक एससी एसटी के सीटों का आरक्षण जो है ना, वो एमपी को दिया गया है 6 सीटों का। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में एससी एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा के लिए, यानी 131 में से 5। सर्वाधिक एससी एसटी का आरक्षण, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये
ये सर्वाधिक एमपी में है और वो 6 है। ठीक है, सर्वाधिक लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण की जो संख्या है वो एमपी में है और उसकी संख्या 6 है। अगला देखिए, अनुच्छेद 330 क्या कहता है? अनुच्छेद 300 सॉरी माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 332 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 332 कहता है विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों का, ठीक है, सीटों का आरक्षण। ठीक, विधानसभा में, इस बार कहां है? तो विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे। एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण विधानसभा में। तो हर राज्य में एक विधानसभा होता है, आप सभी को पता है। तो हर विधानसभा में किसी न किसी अति के तहत, प्रावधान के तहत एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण दिया गया है और वो जो है अनुच्छेद 332 में लिखा गया है। ठीक है, तो क्या है ये देखेंगे आपके सामने। बाकी राज्यों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बिहार का पढ़ रहे हैं तो बिहार से हम संबंधित रखेंगे, बिहार से इनका मतलब रखेंगे। बाकी राज्यों में अलग अलग सीटों के आधार पर अलग अलग राज्यों में एससी और एसटी का आरक्षण दिया जाता है, यानी किसी भी एक राज्य में ये फिक्स नहीं होता, सभी राज्यों के लिए एक ही सीट की संख्या फिक्स नहीं है। तो हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में कुल विधानसभा सीट की संख्या है 243। ठीक है, जिसमें से एससी एसटी के लिए जो सीट आरक्षित किए गए हैं उनकी संख्या है 40। इन 40 में से एससी के लिए और एसटी के लिए जो निर्धारित सीट की संख्या है विधानसभा में वो है आपका 38 और 2। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी? तो मात्र 2 सीटें आरक्षित की गई है विधानसभा में। ठीक है, बिहार विधानसभा में किसकी बात हो रही है? बिहार की विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243, जिसमें से 40 सीट आरक्षित, जिसमें से एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। देखिए, एग्जाम में 38 सीट वाला एससी जो कैटेगरी के हैं उनका पूछता नहीं है कि कौन कौन सी सीट है, निम्नलिखित में से कौन सी सीट है, लेकिन बिहार के एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा है कि बिहार विधानसभा में वह कौन सी 2 सीटें हैं जो निर्धारित की गई हैं, किसके लिए? तो एसटी के लिए। तो याद रखेंगे, एसटी के लिए बिहार में जो 2 सीटें विधानसभा में निर्धारित की गई हैं उनका नाम है, एक कटोरिया और दूसरा मनिहारी। याद रखेंगे, एक का नाम है कटोरिया और एक का नाम है मनिहारी। होमवर्क के तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि कटोरिया किस जिले में स्थित है और मनिहारी किस जिले में स्थित है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, फिलहाल आप होमवर्क के लिए इसको लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद 330 में क्या था? लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। अनुच्छेद 332 में क्या है? विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। क्लियर है? अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि राज्यसभा में एससी एसटी का आरक्षण क्या है। तो याद रखेंगे, राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों में ही एससी एसटी का कोई आरक्षण नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों में ही एससी एसटी का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 338। क्या है अनुच्छेद 338? तो अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित, यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 338 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 338। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे 338 के तहत। इसी तरह से आप बता देंगे कि इसी अनुच्छेद के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय, है ना, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो कब किया गया? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन हुआ वो किया गया 1978 में। ठीक है, 1978 में किया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी नेशनल कमीशन, शॉर्ट में लिख देते हैं नेशनल कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1978 में
हुआ था, लेकिन इसको जो मान्यता प्राप्त हुई ना, वो कब हुई? तो इसको मान्यता प्राप्त हुई 65वां संविधान संशोधन, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत इस वाले अनुच्छेद को इस वाले आयोग को क्या होती है? मान्यता प्राप्त होती है। कैसी? तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर दें, अनुच्छेद 338 में क्या है? एससी आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन इसी अनुच्छेद के तहत किया गया। कब किया गया? 1978 में किया गया। कब किया गया? 1978 में। लेकिन इसको मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो मान्यता प्राप्त होता है इसको 65वां संविधान संशोधन 1990। तो आधिकारिक तौर पर इसका जो गठन दिया जाता है वो 1990 में ही दिया जाता है। ठीक है, 78 में गठन भले हुआ था, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त 1990 में हुआ, इसीलिए इसका गठन 1990 ही देता है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में दोनों दिया हो तो इसका आंसर 1978 ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान्यता प्राप्त या संवैधानिक जैसा शब्द इस्तेमाल करेगा तो इसका आंसर 1990 जाएगा। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखेंगे 65वां संविधान संशोधन के तहत इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला है अनुच्छेद 338 ए। क्या है ये? तो इसमें कहता है एसटी आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे, और इसके तहत किसकी स्थापना हुई? तो इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट में नेशनल कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि NCST। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति माफ कीजिएगा अनुसूचित जाति, अच्छा यहां पर मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति आयोग, सॉरी, यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग हुआ। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 के तहत 1978 में किया गया और मान्यता प्राप्त 65वां संविधान संशोधन 1990। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 338 का ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। तो इसका गठन होता है कब? तो इसका गठन होता है 2003 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 89वां संशोधन द्वारा। ठीक है, 2003 में, ठीक है, 2003 में इसका संविधान संशोधन आता है और इसका गठन किया जाता है 2004 में। ठीक, तो इसका गठन कब होता है? 2004 में। तो याद रखेंगे अनुसूचित माफ कीजिएगा अनुच्छेद 338 का ए में क्या है? तो अनुच्छेद 338 का ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन होता है 2004 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। क्लियर? अगला है अनुच्छेद 335। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 335। तो कहता है सरकारी सेवाओं में SC/ST का आरक्षण। ठीक है, सरकारी सेवाओं में SC/ST का आरक्षण किस में है? तो अनुच्छेद 335 में है। फिर एक बार रिपीट करेंगे, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का क्या आरक्षण किस में है? तो अनुच्छेद 335 के अंदर है। अब बात करते हैं अनुसूची की। तो यहाँ पर आप दो अनुसूची देख सकते हैं, एक अनुसूची 5 है और एक अनुसूची 6 है। ठीक है, तो अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूची 5 में कहा गया है कि SC/ST क्षेत्र के जो प्रशासन होगा वो अनुसूची 5 में ही रखा गया है। यानी ये बिल्कुल सेम है अनुच्छेद 244। यानी हम कहेंगे कि अनुसूची 5 जो है इसका जो गठन किया गया, अनुसूची 5 का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 244 के फर्स्ट के पावर को प्रयोग करके ही अनुसूची 5 का प्रयोग निर्माण किया गया है। और अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूची 5 में वही है जो अनुच्छेद 244 में था, SC/ST के क्षेत्र का प्रशासन, सेम अनुसूची 5 में। क्लियर? उसके बाद आता है अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 में क्या है? तो इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कहते हैं ATM स्क्वायर। ठीक है, ATM स्क्वायर। कुछ लोग को ये ट्रिक याद है लेकिन डायरेक्ट याद है, क्या है उसके अंदर किसी को पता नहीं। ठीक, तो यहां पर बात होती है ATM स्क्वायर है क्या अनुसूची 6 में। तो पहले हम बता दें कि अनुसूची 6 का जो गठन होता है ना वो अनुच्छेद 244 के 2
2 की शक्तियों का प्रयोग करके किया जाता है। और इसमें जो है वो आपके सामने 1 2 3 4 पूर्वोत्तर राज्यों के एससी और एसटी क्षेत्र के जो प्रशासन है उससे संबंध रखते हैं। कितने? 4। कौन कौन है? तो सबसे पहले ए से आता है असम, ठीक है। टी से आता है त्रिपुरा, ठीक है। एक है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और एक है मेघालय, ठीक है, ठीक है, एक है मेघालय। कौन है? मेघालय। तो मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, ATM स्क्वायर, इनके एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के से आरक्षण से संबंधित है, अनुसूची 6। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये सारा आज का जो है टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आपके बोर्ड के ऊपर है। मैंने जो लिखा है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने कॉपी में ज़रूर उतारें, ठीक है। तो बोर्ड पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लिखने में, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ क्या है इसमें। तो सबसे पहला था अनुच्छेद 15 का 4, जिसमें राज्य एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 16 का 4, सरकारी नौकरी में एससी एसटी का आरक्षण, जिसमें एससी के लिए 15.5% और एसटी के लिए 7.5%। अनुच्छेद 17 सबको पता है, आसान है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 244 एससी एसटी के क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण। कितना है? तो लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण है 131, एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए है 47। 332 अनुच्छेद विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। सभी राज्यों के अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग एससी एसटी के सीटों का आरक्षण होगा। हम बिहार से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो बिहार में इसके सीटों का आरक्षण कुछ इस प्रकार है कि बिहार में लोग विधानसभा सीट है 243, जिसमें से 40 सीट आरक्षित किए गए हैं एससी और एसटी के लिए। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2, जिसमें से एसटी वाले सीट जो है एग्जाम्स में पूछते हैं, जिनका नाम है कटोरिया और मनीहारी। क्लियर? ये भी बता दें कि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए एससी एसटी के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 338 एससी आयोग का गठन, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन यानी एनसीएससी का गठन 1978 में हुआ। फिर रिपीट कर रहे हैं, 1978 में हुआ, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत किया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 338 का ए, जिसमें है एसटी आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग। और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो हुआ वो हुआ 2004 में किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसका संविधान संशोधन करके गठन किया गया 2004 में। उसके बाद आता है अनुसूची। तो अनुसूची 5 क्या है? तो अनुसूची 5 का जो गठन किया गया ना, वो अनुच्छेद 244 के 1 की शक्तियों का इस्तेमाल करके किया गया अनुसूची 5 का गठन। और इसमें भी क्या है? सेम चीज है, वही एससी एसटी के क्षेत्र का प्रशासन। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, एससी एसटी के क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 244 और अनुसूची 5 में है, लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आता है अनुसूची 6, जिसके अंदर एससी एसटी के क्षेत्र का प्रशासन ही है, लेकिन केवल 4 राज्यों की इसमें बात की गई है। एक है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसको शॉर्ट में हम लोग ATM स्क्वायर कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत फेमस है ये, ठीक। इस अनुसूची का गठन अनुच्छेद 244 के 2 की शक्तियों के तहत किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा टॉपिक आज समाप्त होता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।